हेलो एवरीवन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आखिरकार कैंडिडेट्स को अपना ऑफर लेटर ईमेल कर दिया है, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर इंडक्शन ट्रेनिंग तक की सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब सवाल ये है कि इस ऑफर लेटर में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, बॉन्ड, प्रोबेशन, रिपोर्टिंग टाइम, डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा ऑफर लेटर डिटेल में पढ़ेंगे और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि ज्वाइनिंग के समय आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो डेवी मेल आया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वो डिस्प्लेड है। उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है कि आपको जो भी दो डेट्स दिए हुए हैं मेडिकल के लिए और आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, तो उस दोनों डेट में आपको 9:30 को शार्पली पहुंच जाना है। और फिर आपको इस मेल के साथ एक ऑफर लेटर जो है अटैच करके दिया हुआ होगा। तो उस ऑफर लेटर वो जो ऑफर लेटर है वो आपका डिजिटली साइंड है। तो उसको क्या करना है कि उसका प्रिंट आउट तभी लेना है जब डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट कर दें आप। तो डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट करने का इसमें स्टेप दिया हुआ है। आपको डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट करने के लिए अडोबी रीडर ओपन करना पड़ेगा पीसी में, और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि किसी भी कैफ़े में जाना है, उन लोगों को आपको बोलना है, वो लोग प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। तो डिजिटल वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका ऑफर लेटर है वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर वैलिड और राइट टिक लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी आपका ऑफर लेटर में जो है वाट का सिंबल डिस्प्ले हो रहा होगा। तो डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बाद ये वाट की जगह पर ये आपका राइट टिक का सिंबल आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं जो ऑफर लेटर आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ है उसमें क्या क्या मेंशन है, उसके सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो एज अ स्किल 1 ऑफिसर होने वाली है। और आपकी जो बेसिक पे होने वाली है वो रहेगा आपको 48,480 रुपये। ये आपका बेसिक पे है, ना कि ग्रॉस सैलरी। 48,480 में आपका डीएनएस अलाउंसेस ऐड होगा और भी बहुत सारे अलाउंस ऐड होंगे जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलता है। और सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो 80,000 के आसपास होने वाली है। फिर बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो सर्विस बॉन्ड होगा आपका वो 3 साल का होगा और 5 लाख अमाउंट का होगा। यानी कि अगर 3 साल से पहले अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को लीव करते हैं तो आपको 5 लाख का अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है। और ये जो बॉन्ड एक्सिक्यूट होना है सर्विस बॉन्ड, ये इसमें क्या होता है कि आपको एक क्लॉज दिया जाता है उस, और उसमें लिखा होता है कि क्या-क्या सर्विस बॉन्ड में आपको लिखवाना है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाम्प ड्यूटी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि स्टाम्प पेपर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का आता है, जैसे कि 1000 रुपीज़ का आता है, 500 का आता है, 100 रुपीज़ का आता है। तो फिर क्या होता है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो स्टाम्प ड्यूटी होता है, यानी कि जो स्टाम्प पेपर होता है सर्विस बॉन्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का लिया जाता है। तो जिस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है उस स्टेट के हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी जो है पे करना है, यानी कि उतने रुपीज़ का अमाउंट पे स्टाम्प पेपर को बनवाना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया रहेगा कि बॉन्ड पेपर में क्या क्या लिखवाना है। सिंपली आपको एक एडवोकेट या नोटरी के पास जाना है और उसको बोलना है कि इतने रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे ये क्लॉज लिख करके सर्विस बॉन्ड बना दो, बस। फिर बात करते हैं पोस्टिंग प्लेस की। जो आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो बताया जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग के एंड में आपको क्या किया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग के एंड में। और उस शेड्यूल में ये लिखा रहेगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डिफरेंट डेट्स में आपको जाना है। उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 वीक्स के लिए किसी फॉरेक्स ब्रांच में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आप फॉरेक्स सीखेंगे। फिर 4 वीक्स के लिए आपको रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो ये सारा डेट वाइज आपको लिखा रहेगा उस शेड्यूल में कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। यानी कि 1 साल तक आपका क्या होगा, रोटेशन होगा अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। फिर पॉइंट 5 में ये लिखा हुआ है कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है पोस्टिंग के लिए, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं। और फिर देखते हैं प्रोबेशन पीरियड।
बहुत सारे बैंक्स में प्रोबेशन जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशन जो है 1 साल का ही होता है, ठीक है? और ये प्रोबेशन एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? और एक्सटेंड कब किया जाएगा? अगर प्रोबेशन पीरियड को आप सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीट नहीं किए। सपोज़ क्या हुआ कि किसी को ज़रूरत पड़ गया लीव का और आपके पास लीव है नहीं, तो आपने फिर भी लीव ले लिया ऑन लॉस ऑफ पे, यानी कि बिना सैलरी के आप लीव ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ऑटोमैटिकली जितने पीरियड आप लॉस ऑफ पे में रहे, उतना पीरियड आपका प्रोबेशन बढ़ जाएगा। फिर जो पैरा 10 है, 12 और 13, इसको आप सैटिस्फाई करते हैं कि नहीं? अगर इसको सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोबेशन नहीं बढ़ेगा और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाएगी बैंक। अगर उसमें सब कुछ सही निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इन सर्विस टेस्ट होगा, यानी कि ड्यूरिंग आपका जो प्रोबेशन है, आपको क्लासरूम बुलाया जाएगा 2 से 3 बार क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे आपका पढ़ाया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को पास करना आपको मैंडेटरी रहेगा। फिर पॉइंट 7 में देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको किसी एक लैंग्वेज में अदर देन योर मदर टंग उसका भी एक टेस्ट लिया जाएगा, वो भी पास करना आपको ज़रूरी रहेगा अगर लिया गया तो। हालाँकि ये होता नहीं है, ये लिखा हुआ है सिर्फ़। फिर पॉइंट 8 बहुत ही क्रूशियल है कि प्रोबेशन के दौरान या प्रोबेशन अगर आपका बढ़ाया गया है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप किसी तरह का कोई भी गलती करते हैं, किसी तरह का कोई फ्रॉड कर दिया या किसी भी तरीक़ा का आपने इन्फॉर्मेशन हाइड किया है, तो उस केस में बैंक आपको 1 मंथ का नोटिस देकर या 1 मंथ का सैलरी देकर, ठीक है, आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो जब तक आप प्रोबेशन में रहेंगे, सारा काम आपको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि केयरलेस होकर के कुछ भी कर दिए और किसी तरह का फ्रॉड हो गया, तो उस केस में आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा बैंक से। फिर अगर आप प्रोबेशन पीरियड में बैंक को लीव करते हैं, तो आपको कम कम से कम 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। यानी कि 3 महीने का आपको नोटिस देना 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा बैंक को कि आप बैंक को छोड़ रहे हैं, ठीक है? इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ बॉन्ड मनी, यानी कि बॉन्ड मनी तो आपको देना ही देना है, 5 लाख तो देना है ही, प्लस में आपको 3 महीने का एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा और 3 महीने आपको सर्व भी करना पड़ेगा बैंक में। फिर पॉइंट 10 देखते हैं कि ये बोल रहा है कि आपको जो अपॉइंटमेंट है वो अभी कंफर्म्ड नहीं है और योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ दिस क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया दिया गया है पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 जो आप देख रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे तभी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म माना जाएगा। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि मेंशन किया गया था आईबीपीएस के एडवर्टाइजमेंट में, वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका जो एज है वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं आप कर रहे हैं, ठीक है? फिर अगर आप मेडिकली फिट हैं और आपका अगर प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा और उसका सैटिस्फैक्टरी वेरिफ़िकेशन होने के बाद ही आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कन्फर्म माना जाएगा। फिर आपका जो एंटीसीडेंट है, यानी कि आपका बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा बैंक की तरफ से और वो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको दिख जाएगा। हम लोग देखेंगे अभी अटेस्टेशन फॉर्म। और अगर कोई ग्रुप ए ऑफिसर रहे हैं कभी भी विजिलेंस क्लियरेंस में, तो अगर कोई ग्रुप ए ऑफिसर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ वहाँ से विजिलेंस क्लियरेंस आपको मिलना रहेगा। फिर सेटिस्फैक्टरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका बिफोर जॉइनिंग एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। और आपको क्या करना है कि 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और ये सारे सेट्स, जैसे कि आपका सिविल स्कोर आपका कम से कम 680 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। सिविल स्कोर कहाँ से निकालेंगे? तो सिविल स्कोर आप अमेज़न पे या गूगल पे पर जाकर अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हैं, बस दैट विल सफाइस। अब बात करते हैं कि अगर किसी का सिविल स्कोर 680 से कम है, तो उस केस में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक अथॉरिटी से बात कीजिएगा उस टाइम, जो वहाँ पे डीवी ले रहे होंगे आपका, उससे बात नहीं बनती है तो हायर अथॉरिटी से बात कीजिएगा, जनरल ऑफिस में बात कीजिएगा, तो वो लोग क्या करेंगे अंडरटेकिंग लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे, तो पैनिक नहीं करना है। अब बात करते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं मैंने कोई लोन नहीं लिया है या मैंने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है,
तो वैसे सारे कैंडिडेट्स को अपना सिबिल स्कोर निकालना ही निकालना है। तो जिसका लोन या कुछ भी नहीं है तो उसका सिबिल स्कोर -1 आएगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज ओके। ठीक है, तो ये सिबिल स्कोर की हम लोग देख चुके हैं। अब आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, या जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको 2 सेट फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल, आपका मार्कशीट सारे ईयर का या सारे सेमेस्टर का, सेमेस्टर वाइज, फिर क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या बर्थ सर्टिफिकेट है तो दैट इज़ वेरी गुड। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। तो अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका चाहिए रहेगा, जिसमें कि OBC का जो क्लाउज है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो डिसेबल्ड है या PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा दैट मस्ट बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। और कोई अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, रिलीविंग लेटर चाहिए। अब बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके रिलेटिव से इशू नहीं होना चाहिए। तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जा करके, या आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एक मैनेजर से ले लीजिएगा, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल, आपका जो लास्ट पासिंग कॉलेज होगा वहाँ से आपको मिला होगा, तो वो एक हो जाएगा, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका हो जाएगा, तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपका हो गया। ठीक है, और बहुत केस में क्या होता है कि 5 साल पहले पास किए हैं कॉलेज तो करेक्टर सर्टिफिकेट पुराना हो गया, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, वीडियो के पास जा कर के या किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जा कर के करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अब बात आती है कि करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर मिल जाएगा, जैसा आप देखते हैं यहाँ पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाना है, ये करियर ऑप्शन पे जाना है, और फिर डाउनलोड्स फॉर्म में जाइए। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा करेक्टर सर्टिफिकेट, डाउनलोड करना है, और ये आपको फॉर्मेट दिख गया, तो इसी फॉर्मेट में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, फिर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपका, और पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए ही रहेगा। यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखा हुआ है, आप कम से कम 10 कॉपी अपने पास लेकर जाइएगा। फिर पॉइंट 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर पारा 10 में, यानी कि ऊपर अभी जितने पॉइंट्स डिस्कस किए मैंने, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स मेंशन है, अगर आप फिल करते हैं उसको लाने में या सबमिट करने में, तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तो देख लीजिए, अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है। ठीक है, फिर SC ST के लिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया करवाया जाएगा, और अगर किसी टाइम पता चलता है बाद में कि जो आपने SC ST सर्टिफिकेट दिया है वो फेक दिया है, तो आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। और सिमिलर केस जो है वो अप्लाई होता है आपका OBC के लिए भी, और EWS के लिए भी। नो, अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका जो पे फिक्सेशन हो वो बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। यानी कि एक्स सर्विसमैन का क्या होता है कि सपोज एक्स सर्विसमैन अभी 60,000 रुपीज़ उनका बेसिक पे था जब वो अपना जॉब लीव किया उन्होंने, तो बैंक में भी जब वो ज्वाइन करेंगे तो उस केस में भी उसका जो बेसिक पे होगा वो भी 60,000 ही होगा, या जो भी रहेगा। ठीक है, नो, यू विल बी बाउंड बाय प्रोविजंस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979। यानी कि ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है वो सारे के सारे क्लाउज आप पर लागू होंगे। फिर पॉइंट 17 में क्या है कि आपका एक पेंशन फंड आपका क्रिएट किया जाएगा, यानी कि एक NPS अकाउंट आपका ओपन किया जाएगा, जिसमें कि 10% आपका बेसिक प्लस DA
जो आपका बेसिक होगा प्लस डीए होगा, इसका 10% हर महीना क्रेडिट होगा आप, और 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए बैंक देगी इस एनपीएस अकाउंट में। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर आपका। फिर यू विल बी बाउंड टू ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इन रिगार्ड टू डीलिंग्स विद द बैंक एंड इट्स कस्टमर्स। यानी कि जो भी आप डीलिंग कर रहे हैं उसको कहीं सोशल मीडिया साइट पर आपको नहीं फैला देना है बैंक के पॉलिसीज़ को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बारे में, कि सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 19/2000, तो आप जो आप रिटायर करेंगे वो होगा 30 अगस्त। यानी कि इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ हैपन्स टू बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यू शैल रिटायर ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रेसिडिंग मंथ। ठीक है। और अगर आपका 1 तारीख के बाद अगर कभी भी है, तो सपोज 2 सितंबर को है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो रिटायरमेंट होगा वो होगा 30 सितंबर। ठीक है। बस ये लिखा हुआ है इसमें। नो, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि आपका मेडिकल से एग्जामिनेशन होना है प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज। नो, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होना है और कब होना है? तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होना है वो आपका यहाँ पर रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिया रहेगा, मैंने हाइड कर दिया है, सबका अलग अलग होगा यहाँ पर। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है वो 27 फरवरी को होना है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन बैंक की तरफ से ही करवाया जाएगा। बैंक का टाइप रहता है किसी हॉस्पिटल से, तो आप जब जाएंगे अपने रिपोर्टिंग प्लेस पे तो बैंक आपको भेजेगा उस हॉस्पिटल में, और जहाँ आपको मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। तो जिसका जो खर्च होगा वो करीब 1000 से 1500 रुपये के आसपास वेरी करेगा, और ये खर्च आपको खुद बियर करना है। फिर मेडिकल टेस्ट के बारे में बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे ये बीमारी है या मुझे कभी ऐसा सर्जरी हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो ये सब बात बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। उन लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जितना मेडिकल टेस्ट लिखेंगे, चुपचाप मेडिकल टेस्ट आपको वो करवा लेना है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि अगर अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो फिर वो फर्दर वो सारे टेस्ट आपसे करवाएगी, और फिर फिजूल का आपका खर्च बढ़ेगा। ठीक है। नो, अब बात आती है कि आपने 27 को मेडिकल अपना करवा लिया, और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम चश्मा पहनते हैं या ग्लास लगाते हैं, तो ये सब मैटर नहीं करता है मेडिकल सर्टिफिकेट में। ठीक है। तो बेवजह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब बताते हैं कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और आप मेडिकली फिट पाए गए फॉर जॉइनिंग द बैंक सर्विसेज, तो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आपको 9 मार्च को रिपोर्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा अहमदाबाद में, जो बड़ौदा एकेडमी है। आई थिंक कि सारे लोगों का जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो यहाँ पर ही होने वाला है। ठीक है। और इंडक्शन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बहुत लोगों को क्वेरी होगा कि कितने दिनों का होगा ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग जो होगा ये 21 डेज़ का होगा। तो 21 डेज़ का इंडक्शन ट्रेनिंग होने वाला है आपका। और ये ट्रेनिंग में कुछ इस तरह शेड्यूल रहेगा कि आपको जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी मिलेगा आपको, ताकि आप मंडे को रिपोर्ट कर सकें अपने रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या ब्रांचेज में। ठीक है। और सारा फॉर्मेलिटीज़ अगर हो गया तो 9 तारीख से जो है आपका माना जाएगा कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 9 मार्च से। फिर देखते हैं ये पॉइंट को, कि आपका जब सारा फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगा आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, तब आपको क्लासरूम ट्रेनिंग आपका होगा, कि जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको करवाया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। अभी के लिए सबको लगभग यहीं पर आना है। और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका ओजीटी के दौरान आपको 2-3 बार क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ की आपका टेस्ट होने हैं, जो टेस्ट में आपको पास करना होगा। फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर होने के लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा बैंक की तरफ से। ठीक है। या इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भी अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक यू आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ठीक है। तो जब एक बार आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद बैंक की तरफ से कुछ भी अगर होगा या कहीं भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो उस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस या कोई भी डीए होगा, कुछ भी होगा वो आपको दिया जाएगा बैंक की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जाएंगे या इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जो जाएंगे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको नहीं दिया जाएगा।
अब बात आती है कि ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और अ, ये जो यूज़र आईडी आपका रहेगा, आईपीपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और पासवर्ड आपका ये डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ये वेबसाइट मैंने खोल के रखा है आपके लिए। ये है आपका वेबसाइट जिसमें कि यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और ये यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो भी डेटा रहेगा आपको वहाँ पे फिल करना होगा। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेट फॉर्म्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेस सबमिट बटन प्रेस करना है। उसके बाद जो भी प्रिंटेबल पेज होंगे वो सारे आपको प्रिंट आउट करवा के 2 कॉपी प्रिंट आउट करवाना है आपको और सिग्नेचर पोर्शन भी उसमें रहेगा जो कि आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और वो जब आप रिपोर्ट करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जो भी पर्सन होंगे, जो भी ऑफिसर होंगे उसके सामने आपको वहाँ पर साइन करना है। अब बात होते हैं कि किसी को कोई भी अगर क्वेरी हो तो डिफरेंट सेल का आपको नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि ये जो बायोडाटा फॉर्म है और ये जो ऑफर लेटर जो आपको दिया गया है, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बायोडाटा फॉर्म है ये 25 तक या 25 फरवरी के पहले आपको फिल करना है। तब अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये सुन जाएगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और फिर जैसा कि मैंने बताया था सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करना है। सिग्नेचर वैलिड नहीं करने के पहले आपका वार्ड का सिंबल आता है, सिग्नेचर वैलिडेट करने के बाद आपका ये सिंबल आता है। अब देखते हैं कि कुछ फॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रिंट आउट कर लेना चाहिए फॉर द सेफ साइड। हालाँकि ये ऑफर लेटर में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे प्रिंट करवा के आप फिल करके रखें अपने पास। जैसे कि ये सारा फॉर्म्स आपको करियर वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे दिख जाएगा, मैंने पहले बता चुका है। ठीक है? तो इस करियर वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे डाउनलोड फॉर्म में जाना है। सबसे पहले देखते हैं ये अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको कंप्लीट प्रिंट आउट करवाना है और इसको फिल करना है। और मैंने एक वीडियो बना के रखा है अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक के लिए। तो सारे बैंक का अटेस्टेशन फॉर्म जो है सेम ही होता है। आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा मेरे उस वीडियो से, मैं लिंक दे दूंगा। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने देख चुका है पहले। फिर ये जो है फिडिलिटी एंड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, इसको भी प्रिंट आउट करवा के फिल कर लेना है आपको। फिर जो फोर्थ नंबर है आपका नॉमिनेशन फॉर्म, इसको भी फिल करके प्रिंट आउट करवा के फिल करके आपको ले जाना है। तो बहुत कोई सोचेंगे कि या कहीं ऐसा ऑफर लेटर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 4 फॉर्म है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा फॉर्म को प्रिंट आउट करवाने में। तो फॉर योर सिर्फ सेफ साइड कि प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है? और किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल।